नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। चक्रव्यूह का वक्त हो गया है, शाम के 7 बजने वाले हैं। आइए चक्रव्यूह शुरू करते हो, देखते हैं आज की वो कहानियां जिन्होंने अपने वोट डालकर पसंद किया है। पहली कहानी थी आज की, क्या स्विट्जरलैंड शांति समझौते पर नेतन्याहू ने वीटो लगा दिया है। इस खबर को 21% लोगों ने वोट देकर पसंद किया है। 7:28 पर डिटेल में इस खबर पर बात करेंगे। अगली खबर थी कि देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर कॉकरोच क्रांति कब तक चलती रहेगी, कब इस्तीफा होगा या नहीं होगा, तस्वीर कब साफ होगी। इस खबर में भी लोगों की बहुत दिलचस्पी है। 24% लोग इसको डिटेल में देखना चाहते हैं। तीसरे नंबर पे जो स्टोरी हमारी थी आज पोलिंग के लिए कि क्या मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में भी चपत लग चुकी है। इस खबर को 26% लोग देखना चाहते हैं। इस खबर पर डिटेल में आज बात करेंगे। लेकिन जो खबर जो सबसे अधिक वोट पाकर नंबर 1 बनी है वो है राम मंदिर चंदे में चोरी वाली खबर। एसआईटी की फर्स्ट हैंड रिपोर्ट आ गई है क्या, आई नहीं है तो फिर तरह तरह की सूत्रों के हवाले खबरें क्यों चलवाई जा रही हैं। इस खबर में 29% दर्शकों की दिलचस्पी है। ये खबर आज की लीड स्टोरी बनकर निकली है। लेकिन हमारी टीम ने यह तय किया, संपादकीय मंडल ने यह तय किया कि अब इस खबर पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है, लखनऊ से ही भी है, जो कि आज हमारी पोल के डालने के बाद खबर आई और वो एक दर्दनाक खबर है। लखनऊ में बड़ा अग्निकांड हुआ है। दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। हमारे अपने परिवार के 14 बच्चे इस घटना में हताहत हुए हैं। अलीगंज जिसको जाना जाता है, जो लखनऊ को रहते हैं, लखनऊ में जानते हैं अलीगंज मतलब कितना अच्छा इलाका वहाँ का। वहाँ पर एक कोचिंग सेंटर में जहाँ पे एनिमेशन सिखाने का काम चलता था, भीषण अग्निकांड हुआ। युवा बच्चे ट्रेनिंग लेते थे और कई सारे बच्चों की इसमें दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। 2-2.5 घंटे तक आग लगी रही और अब तो ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि 15 लोगों की औपचारिक तौर पर मृत्यु की पुष्टि हुई है। ज़्यादातर इसमें बच्चे हैं, युवा हैं और कुछ लोग ऐसे भी थे जो जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे हैं। ये तस्वीरें लगातार वहाँ से हमको मिलती जा रही हैं। हम अपडेट आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको करते जा रहे हैं। लेकिन अभी जो तस्वीरें आई हैं हम आपको दिखाएंगे वो कितनी दिल दहला देने वाली हैं। 2 मंजिला इमारत थी, फायर ब्रिगेड को इत्तला कर दी गई समय रहते, लेकिन टीम वहां नहीं पहुंच पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई, क्या वजह रही? प्रत्यक्षदर्शियों ने इल्जाम लगाया है कि फोन कर दिया गया था, लेकिन टीम वहां क्यों नहीं पहुंची, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों मासूम बच्चे जो एनिमेशन सीखने के लिए इस सेंटर में गए थे, इनरोल कराया था, रजिस्ट्रेशन कराया था, उनको इस हादसे का सामना करना पड़ा। बड़े सवाल खड़े हुए हैं। लखनऊ के राजधानी लखनऊ, वहाँ का पॉश इलाका अलीगंज, वहाँ के एक बड़ा इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ पर एनिमेशन का काम होता था, वहाँ पे 2 मंजिला इमारत है। ये भी नहीं कि बहुमंजिला हो, 16, 17, 20, 25 मंजिलों की हो, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर ना घुस पा रही हो, भीड़ भाड़ का इलाका भी नहीं था। फिर क्यों ये लापरवाही हुई? क्यों 16 लोगों की जान ऐसे चली गई? क्यों अस्पताल में बच्चों को झुलसना पड़ रहा है? क्यों वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी कि किसी की जान को सुरक्षित निकाला जा सके? लोग खुद किस तरीके से कूद कर निकले हैं, इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। अलीगंज इलाके की घटना है। फ्लोर पर, नीचे वाले फ्लोर पर बताया गया, जहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहाँ पर एक पेट शॉप है और सेकंड फ्लोर पर एनिमेशन की एकेडमी थी, जहाँ पर गेमिंग सिखाई जाती थी, सॉफ्टवेयर डेवलप करना सिखाया जाता था, एनिमेशन करना सिखाया जाता था। 25 लोग बताया जाता है घटना के समय उस वक्त इस बिल्डिंग में मौजूद थे, जिसमें से कुछ एक लोग जो कि किस्मत इनकी बुलंद थी, वो जान बचाने में कामयाब रहे। बिल्डिंग से निकलकर रस्सियों के सहारे, तार के सहारे फिसल कर नीचे आए। कुछ लोग कूद गए हैं पहली मंजिल से दूसरी मंजिल से, उनको चोटें आई हैं, गंभीर है, लेकिन जान बची हुई है। फिलहाल उनका अस्पताल में KGMU में इलाज चल रहा है। 19 लोग आग की चपेट में आए। ज़्यादातर जो मौतें हुई हैं, शुरुआती जो डॉक्टर्स ने हमको बताया, वो दम घुटने की वजह से हुई हैं। शरीर पर जलने के निशान नहीं हैं, लेकिन धुएं की वजह से दम घुट गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई, जिस वजह से ये हादसा इतना बड़ा हो गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगंज के दौरे पर थे, अलीगढ़ के दौरे पर थे। बीच में दौरा छोड़कर लखनऊ लौटे। कुछ देर पहले उन्होंने मौका वारदात उस बिल्डिंग का मुआयना किया जहां पर यह घटना घटी थी। और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब वह अस्पताल पहुंचे KGMU में, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। हमें यह भी जानकारी मिली है कि ज्यादातर लोगों की शिनाख्त हो गई है और अब उनके शवों को परिवार के हवाले किया जाएगा। देश भर के तमाम बड़े लोगों ने, प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी तक और फिर राजनाथ सिंह से लेकर और यूपी की राज्यपाल, सब ने अफसोस जताया इस हादसे पर। वो ट्वीट्स, वो जानकारियां लगातार अपडेट हो रही है। लेकिन ज़्यादा बड़ी खबर यह है कि जब इत्तला कर दी गई, फायर ब्रिगेड को बताया गया, हम वो प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी आपको सुनाएंगे जो कह रहे हैं कि फ़ोन किया गया तब भी समय पर राहत उनको नहीं पहुंच सकी, जिस वजह से लोगों की जान चली। जो जानकारी मिली है शुरुआती तौर पर, उसके मुताबिक बेसमेंट में लगे एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है। घटनास्थल पर सबसे पहले जो वरिष्ठ लोग पहुंचे, उसमें मौजूदा जो डिप्टी CM थे ब्रजेश पाठक, जो लखनऊ में थे, वो वहां पहुंचे थे। ब्रजेश पाठक ने मीडिया से उस वक्त बात भी की थी। क्या कहा था वो देख लेते हैं। ये एनिमेशन सेंटर था और गर्मी की छुट्टी में बच्चे यहाँ सीखने आते थे कंप्यूटर पे एनिमेशन बनाना। सर, अब तक कितनी डेड बॉडी निकाली गई है? अभी 13 की संख्या है। एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ी देर बाद में पता चला। यही बच्चे 16-17 साल 15। हाँ, कोचिंग के थे। सर, आपके लिए बहुत नाजुक घायल भी हुए हैं। सबका इलाज अच्छा चल रहा है। सबको हम स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्डिंग मालिक पे क्या कार्रवाई होगी? अभी हम कह पाएंगे कार्रवाई। अभी हमारे बच्चे बचे हैं। कितने लोग और अंदर कितने आंकड़े थे? अभी ये सब नहीं पता मुझे। मैं आग लगने के बाद पहुंचा हूं। अब घटना बड़ी है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घट रहे, इसके कड़ी कार्रवाई करें। घटना भविष्य में नहीं घटनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में कई सारे आग के हादसे हुए हैं जब से गर्मियों का ये मौसम आया है। गाजियाबाद में, नोएडा में, लखनऊ में, ये वो जगह हैं जो कि सबसे अधिक रेवेन्यू देती हैं यूपी सरकार को। उन जगहों पर बड़े बड़े हादसे हो जा रहे हैं। वहाँ पर फायर से निपटने के, आपातकालीन अवस्था से निपटने के क्या दुरुस्त इंतज़ाम नहीं है? ये सवाल खड़े होते हैं इन घटनाओं को देखने के बाद। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, अलीगंज से मनीष यादव और KGMU जो कि अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहाँ से विनोद मिश्रा। पहले विनोद के पास चलते हैं। विनोद, मुख्यमंत्री मौके पर पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री ने बीच में अपने दौरा रद्द किया, अलीगढ़ से वापस लखनऊ लौटे। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, कुछ देर पहले CM अलीगंज पहुंचे थे जहां पे ये हादसा हुआ था, जहां पे अग्निकांड हुआ था, और कुछ ही देर बाद वो यहां ट्रॉमा सेंटर पहुंचने वाले हैं। एक बार तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरह तैयारियां ट्रॉमा से CM पहुंच चुके हैं यहां पे और अंदर गए अस्पताल के अंदर, जहां पे वो जो घायल हैं, जो भर्ती हैं फिलहाल, उनसे उनका हालचाल जानेंगे और जो परिवार वाले यहाँ पे हैं उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो बड़ा अपडेट है, जो खबर है, उसके मुताबिक CM बहुत नाराज़ है इस घटना को लेकर। और कुछ देर पहले हमारी बात ACS होम से हुई थी। CM ने कहा है कि सख्त कार्रवाई होगी। और क्योंकि आपने जो बात कही कि पिछले कुछ दिनों से लगातार घटनाएं हो रही हैं, हमने देखा दिल्ली में जो हादसा हुआ था, अग्निकांड हुआ था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बड़ा अभियान चलाया गया और तमाम जो अग्निशमन फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया था। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटना लखनऊ में हो रही है। एक छोटे से कोचिंग सेंटर में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे वहाँ पे गेमिंग एनिमेशन सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है। और ऐसे में कार्रवाई। विनोद, आपने क्या परिजनों से बात की? क्या बच्चे जो सुरक्षित बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, उनसे बात की? उनका क्या कहना, हुआ क्या था दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास इस सेंटर में, हुआ क्या अचानक? देखिए, कुछ देर पहले मेरी बात शहजाद के परिवार वालों से हुई है, उनके दोस्तों से हुई है। शहजाद की मौत हो चुकी है। शहजाद लखनऊ के ही रहने वाले थे और इसी माफ़ करिएगा सीतापुर के रहने वाले थे और पिछले 2 सालों से यहाँ पे एनिमेशन में ही जॉब भी करते थे, बच्चों को सिखाते भी थे। उनके दोस्त का कहना है कि करीब 2:30 बजे उसका फ़ोन आया था और वो बाथरूम में था और वो लगातार हेल्प मांग रहा था। वो कह रहा था कि हमें बचा लो, कोई यहाँ पहुँचा नहीं है। करीब 2.5 से 3 घंटे तक जो है फायर
फायर ब्रिगेड या पुलिस के लोग उस तक नहीं पहुंच पाए जिस बाथरूम में वो बंद था, और इसी वजह से उसकी दम घुटकर मौत हो गई। ट्रॉमा सेंटर के जो डॉक्टर्स हैं उनका भी कहना है कि जो मैक्सिमम बॉडीज आई हैं वो उनकी डेथ का जो उनकी डेथ की वजह है वो सफोकेशन है, यानी दम घुटने से मैक्सिमम मौत हुई है। एक्सटर्नल और बर्न इंजरी जो है वो ज़्यादा नहीं है जिससे मौतें हों। मैक्सिमम को जो है सफोकेशन, मैक्सिमम जो या बड़ी बात कह रहे हैं। इनफैक्ट विनोद, हम वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे जब लोग आग लगी तो किस तरीके से खुद अपनी जान बचा रहे हैं, जबकि वहां पर फायर से निपटने के लिए इंतजाम। ये देखिए इन तस्वीरों में कैसे, इसको फुल स्क्रीन दिखा दो अमित एक बार, कैसे अपने आप रस्सी से कूदकर लोग बाग अपनी जान बचा रहे हैं। 1 2 3 4। और जैसा कि विनोद ने बताया, जब आग लगी फ़ोन किया गया, ज़्यादातर इंजरीज जो हैं वो सफोकेशन, जो मौतें हुई हैं वो सफोकेशन की वजह से हुई हैं, जलने से नहीं, दम घुटने से। यानी अगर समय रहते लोगों को निकाला गया होता तो कईयों की जान बचाई जा सकती थी। ये क्यों नहीं हो पाया? मनीष यादव मेरे साथ, एक और मेरे सहयोगी जुड़े हैं जो इस वक्त मौका है वारदात पर जहां ये घटना घटी अलीगंज में, वहां मौजूद हैं। मनीष, कितने बजे फायर को कॉल किया गया और फायर की टीम कितनी देर में वहां पहुंची? देखिए, लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच की ये घटना है और तभी जिम्मेदार लोगों ने, जो उस वक्त बिल्डिंग में मौजूद थे, जो आस पड़ोस के लोग थे जिन्होंने आग को जलते देखा, उस वक्त ही फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी गई थी। लेकिन फायर डिपार्टमेंट बहुत देर से पहुंचा, जिसके चलते आग आगे के एरिया में फैल चुकी थी, लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में लोग रस्सी के सहारे, ये इमारत आप देखेंगे तो जहां पे सीढ़ियां रखी हुई हैं वहां पे एक वायर लटका हुआ था, उसके सहारे लोग निकलते दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। और पूरे जो बीच में फर्स्ट फ्लोर है वहां पर आग लगी हुई है। धीरे धीरे आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और पहले हिस्से में, जो फ्रंट का हिस्सा है, वहां पर आग लग गई, जिससे लोग निकल नहीं पाए। पीछे लोग चले गए, कुछ ने केबिन में बंद किया, कुछ ने बाथरूम में बंद किया, लेकिन दम घुटने से ज्यादातर लोग बेहोश हो गए, जिसके बाद उनकी जान चली गई। मनीष, ज्यादातर लोग जो हताहत हुए हैं वो बताया गया यंग बच्चे हैं, 14 15 16 साल के, जो गर्मी की छुट्टियों में इस तरह के एनिमेशन कोर्सेज करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं। एम आई राइट? मनीष, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष से मेरी बात नहीं हो पा रही, लेकिन अगर एक बार हम विनोद के पास चल सकें। पिछला हिस्सा है, पिछला मनीष हिस्सा बोल रहे हैं, मनीष बोल रहे हैं। जी मनीष बोलिए। मनीष, मेरा सवाल आपसे ये था कि ज्यादातर बच्चे के जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, मनीष, क्या वो यंग बच्चे थे जो गर्मी की छुट्टियों में इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में कोर्स करते हैं सर्टिफिकेट पाने के लिए, एनिमेशन का कोर्स, 15 16 17 साल के? क्या उम्र होगी उनकी, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है? जो प्रशासन से जानकारी मिली है, लगभग 15 से लेकर 18 साल के बीच के बच्चे हैं। एनिमेशन सीखने के लिए, ग्राफिक्स सीखने के लिए, गेम डिजाइन करने के लिए जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं वो क्लासेस यहाँ पर चल रही थी। तो सब युवा बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे थे, स्टूडेंट थे, यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना चाहते थे, कुछ इसमें कैरियर बनाना चाहते थे। उस लिहाज से यहाँ पर बच्चे आए हुए थे और उन 14 बच्चों की जो उम्र प्रशासन के हिसाब से बताई गई है 15 से 18 साल के बीच बताई गई है। तो देश का भविष्य जो बच्चों के हाथों में होता है, वो बच्चे आज प्रशासन की लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। फायर डिपार्टमेंट, एलडीए, नगर निगम, इनका जिम्मा होता है कि जब भी कोई इमारत बने, उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी हो, तो उसका सेफ एंट्री और सेफ एग्जिट पॉइंट। इनफैक्ट मनीष, आप बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। मुझे याद आ रहा है मनीष और विनोद, आप दोनों से, जब गाजियाबाद में घटना घटी थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई थी, और पहुंची भी थी तो फायर ब्रिगेड के पास उतनी बड़ी सीढ़ी नहीं थी कि उतने ऊपर तक पहुंच सके। लेकिन ये तो 2 मंजिला इमारत है, यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं, और लोगों ने फ़ोन कर दिया। जैसा कि विनोद आपने बताया कि सफोकेशन से मौत ज़्यादा हुई है, अगर समय रहते टीम पहुँच जाती रेस्क्यू की तो ज़्यादातर बच्चे जो 15 से 18 साल के बीच के, उनकी जान बच सकती थी। ऐसे में सरासर लापरवाही समझ में आ रही है। और ये दावा किया गया था गाजियाबाद की घटना के बाद, नोएडा की घटना के बाद, कि सब जगह चेक्स हो रहे हैं, ऑडिट कराए जा रहे हैं, ताकि किस तरह के हादसे को निपटा जा सके। तो इसका मतलब वो सब आंखों में धूल झोंकना था विनोद?
बिल्कुल। और दिल्ली की अभी रिसेंटली जो दिल्ली घटना हुई, उस घटना के बाद भी लखनऊ में हमने देखा कि ड्राइव किए गए, बाकायदा डीजी फायर और फायर डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों ने तमाम कोचिंग सेंटर्स, होटल्स, जो तंग गलियों में मकाने हैं वहाँ पर गए और बाकायदा जांच की। लेकिन ये जांच किस काम का, जब आप कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई जो कमियाँ मिलती हैं उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। और शायद जब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। हमने देखा है लखनऊ में किस तरीके से एक होटल में आग लग गई थी और कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ पे एक बड़ा होटल था, होटल को सील किया गया, उसमें कार्रवाइयों के नाम पे कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सब कुछ अभी सभी बहाल हो गए और सब कुछ पहले सामान्य हो गया। तो ऐसे में अगर एक नज़ीर वाली कार्रवाई अगर नहीं होती है तो कोई मतलब ऐसे अभियानों का नहीं होता, ऐसी कार्रवाइयों का, ऐसे चेकिंग नहीं होता। हालांकि इस बार सीएम के रुख को देखकर लगता है कि कुछ सख्त कार्रवाई होगी ताकि नज़ीर बन सके और दोबारा। चलिए विनोद, देखते हैं सख्त कार्रवाई का इंतजार रहेगा ताकि इस तरह की बड़ी घटनाओं से निजात मिल सके। और हम सबका दायित्व है कि आग ना लगे, इसके लिए तक पहला इंतजाम अपने लेवल पर कर लें और फिर हम सरकार प्रशासन की तरफ आंखें टिकटिका के देखें कि वो क्या करने वाला है। धन्यवाद आप दोनों का, आपके साथ अपडेट आगे भी लिए जाते रहेंगे। लेकिन ये पहला मौका नहीं जब इतनी बड़ी भीषण अग्निकांड हुआ हो। हम पिछले कुछ घटनाओं के बारे में क्या सीख लेते हैं या नहीं लेते हैं? अगर आपकी याददाश्त ताज़ा नहीं है तो मैं ताज़ा कर दूं कि हाल ही के दिनों में ऐसे कितने घटनाएं हो चुकी हैं। अगर सीख ले ली होती तो ये आज कहने को नहीं होता नेताओं के पास कि अगली बार ऐसी गलती ना हो, इसके बारे में सख्त कदम उठाएंगे। अब क्या क्या हो चुका है सुनिए। 22 जून को मेरठ में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लग गई थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। 20 जून को वाराणसी में एक सीएनजी पंप में आग लग गई थी, 40 फीट ऊंचाई तक लपटें उठी थी। हादसा उस समय हुआ जब एक गाड़ी में सीएनजी भरी जा रही थी। कर्मचारी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। जानकारी के मुताबिक गैस लीक और गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी थी। 5 जून को नोएडा के सेक्टर 75 में एक मल्टी स्टोरी इमारत की 12वीं मंजिल के एक फ्लैट में आग लगी थी। 5 जून मतलब अब से करीब 15-17 दिन पहले, जिसके बाद इमारत को खाली कराया गया। बड़ी मुश्किल से आग बुझाई गई थी। 22 मई को कानपुर के 4 मंजिला भवन में भीषण आग लगी थी। आग ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकानों में लगी थी। 16 मई को नोएडा के सेक्टर 63 के एक कपड़ा कारखाने में भीषण आग लगी थी, जिसको बुझाने के लिए कुल 16 दमकल गाड़ियों को लगाया गया था। 14 मई को कानपुर की चकरपुर मंडी में आग लगी थी। 44 दुकानें जलकर खाक हो गई थी। 10 सिलेंडर फटे थे। 2 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया। 29 अप्रैल को गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सोसाइटी के एक फ्लैट में भीषण आग लगी थी। ये फ्लैट 11वें फ्लोर पर था। वहां तक फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां पहुंच ही नहीं पा रही थी, आपने देखा था। 14 अप्रैल को लखनऊ में 1200 झोपड़ियां जलकर राख हो गई थी। 100 सिलेंडर फटे थे। 50 से ज्यादा जानवरों की मौत हुई थी। 23 मार्च को कानपुर में एक एलईडी बल्ब की फैक्ट्री में आग लगी थी। देखते ही देखते चंद मिनट में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया था। यानी आग की घटनाएं लगातार घटी हैं। लगभग हर 2 हफ्ते में एक बड़ी घटना घटी है और फिर उसके बाद इस तरह की घटना होती है। तो ये मान लेना कि सब कुछ अगली बार नहीं होगा, ये इस पर आसानी से भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। बढ़ते आज की अगली कहानी की ओर। अब बात जंतर मंतर की करता हूं, जहां क्रांति की ज्वाला धधकती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जंतर मंतर को इन्होंने इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर बना दिया है क्या? आंदोलन को रोकने के लिए दबाने की कोशिश की जा रही है। लोगों के आधार कार्ड ये लोग मांग रहे, क्यों मांग रहे? अगर कोई जंतर मंतर पर आना चाहता है इस देश का नागरिक, आधार कार्ड दिखाने की क्या जरूरत है? व्यवस्था के खिलाफ जो गुस्सा कल तक सिर्फ सोशल मीडिया पर सुलग रहा था, इंस्टाग्राम में रील्स बन रही थी, हैशटैग्स मोबाइल की स्क्रीन पर ट्रेंड कर रहे थे, आज ये मशाल दिल्ली की सड़कों पर क्रांति बनकर जल रही है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन जारी है। दिल्ली पुलिस ने इन्हें सिर्फ शनिवार शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की इजाजत दी थी। शनिवार बीत गया, रविवार गुजर गया और आज सोमवार को भी जंतर मंतर पर नॉन स्टॉप पर धरने की मशाल जल रही है। मन से लगातार शिक्षा व्यवस्था, एग्जाम सिस्टम और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को उठाया जा रहा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है।
आज 5:30 बजे के करीब जंतर मंतर पर भी सुसाइड कर चुके छात्रों की याद में मोमबत्तियां जलाई गई। इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी करके लोगों के जंतर मंतर पर पहुंचने की अपील की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीट परीक्षा लीक होने के बाद अब तक 16 छात्रों ने अपनी जान दी है, सुसाइड किया है। 16 मई 2026 को जब से कॉकरोच जनता पार्टी बनी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक सूत्रीय एजेंडा यानी उनका इस्तीफा हो, ये मांग की जा रही है। तब से लेकर आज तक एक ही मांग है, लेकिन तरीका बदल चुका है। पहले सोशल मीडिया पर एआई के जरिए युवाओं को गुस्सा फूट रहा था, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से जंतर मंतर पर यूथ अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस वक्त हम जंतर मंतर पर है, जहां आज जंतर मंतर पे जो दूसरा प्रदर्शन हुआ, पहले 6 जून को और दूसरा जो 20 जून से शुरू हुआ था प्रदर्शन, उसका तीसरा दिन है। हालांकि इस प्रदर्शन की परमिशन खाली शनिवार तक की थी, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता है या उनके कार्यकर्ता है वो अब यहाँ पे रुक गए हैं और 2 रातों से यही रुके हुआ तीसरा दिन है। और आप देखिए इस वक्त मंच पे अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो अब कर रहे हैं। हाथ में महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर की फोटो को लेकर, लगातार हाथ में तिरंगा लेकर। और अब तो कॉकरोच जनता पार्टी को भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी का जो ग्रुप है, चड़ूनी साहब का, उसका भी समर्थन मिल गया है। अभिजीत दिपके ने देश के अन्नदाताओं से समर्थन की अपील की थी, जिसके बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो हर नेक काम में युवाओं के साथ है। और हम उनके समर्थक भी हैं। अगर कोई बुरे काम के विरुद्ध आवाज उठाता है, देश को बचाने के लिए कोई आवाज उठाता है, तो हम उसके साथ में हैं। हमारा नैतिक समर्थन तो सभी आंदोलनकारियों के साथ होगा। जंतर मंतर ऐतिहासिक जगह रही है, ऐतिहासिक जगह वो जगह रही है जो कि गवाह रहा है कि कैसे एक प्रदर्शन सत्ता के सिंहासन को हिला सकता है। याद कीजिए 4 अप्रैल 2011 का वो प्रदर्शन जब यूपीए सरकार में घोटालों के खिलाफ और जन लोकपाल बिल बनाने की मांग को लेकर पहली बार अन्ना हजारे जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। यह आंदोलन 9 अप्रैल 2011 यानी 5 दिनों तक चला। अन्ना हजारे के एक आह्वान पर पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ उन दिनों सड़कों पर उतर आया था। जंतर मंतर से रामलीला मैदान पहुंचे इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा आने वाले वक्त में बदल कर रख दी थी, जिसकी गूंज आज भी देश की सत्ता में सुनाई देती है। आज एक बार फिर जंतर मंतर में सिस्टम के खिलाफ युवाओं के विरोध का मंच सजा हुआ है। पेपर लीक और लचर एग्जाम सिस्टम को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सवालों के घेरे में है। पहले तो सरकार प्रेशर कुकर टेक्निक्स के जरिए आंदोलन की धार को धीमा करना चाहती थी, लेकिन लगातार परमिशन दी जा रही थी। युवाओं के अंदर धधक रहे गुस्से की लपटें इतनी लाल हैं कि जिसे ठंडा करना फिलहाल किसी के लिए भी आसान नहीं लगता है। लेकिन छात्रों की आवाज़ को दबाने की बजाय उनके प्रदर्शन को इजाज़त देकर सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं है। इसी बहाने कुछ गुस्सा शांत होगा। बात करते हैं आज की अगली कहानी। हरे राम हरे कृष्णा। अभी अयोध्या और मथुरा से जो खबरें सामने आ रही हैं उसे सुनकर आपको भी हरे रामा हरे कृष्णा याद आएगा। आपको बता दूं, साल 1971 में इस नाम से एक सुपर डुपर फिल्म आई थी, जिसका एक सुपरहिट डायलॉग भी था। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना और सबसे बड़ा धोखा है भगवान के नाम पर लोगों को लूटना। आज वही डायलॉग मथुरा में कृष्ण और अयोध्या में रामलला के मंदिर में लग रहे आरोपों पर फिट बैठ रहे हैं। अयोध्या के चढ़ावा चोरी के आरोपों की यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी जांच कर रही है। ऐसा दावा किया गया कुछ एक सूत्रों के द्वारा कि एक हफ्ते की जांच के बाद एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। लेकिन जो सूत्र रिपोर्ट बनाए जाने की बात कह रहे हैं, वही सूत्र ये नहीं बता पा रहे कि एसआईटी की रिपोर्ट में है क्या, दोषी कौन निकला है, प्रभु श्री राम के नाम पर भक्तों के आस्था के चढ़ावे पर कौन कौन डाका डाल रहा था। ये छुटभैया लोग थे या बड़े बड़े लोगों का एक नेटवर्क काम कर रहा था इस हाथ सफाई के कार्यक्रम में। जब ये बातें सूत्रों से जानने की कोशिश करो, वही सूत्र जो कह रहे हैं कि प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार हो गई है, जब ये कठिन सवाल पूछो कि भाई कौन है इसके पीछे, कैसे ये चोरी चल रही थी, क्या किया गया था, जब यही बात सूत्रों से जानने की कोशिश करो तो कोई अतिरिक्त जानकारी ये सूत्र नहीं देते। हालांकि ये स्पष्ट कर दूं कि योगी सरकार ने ट्वीट के माध्यम से ये बताया है कि अभी उसे कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।
सरकार कह रही है कि कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि पहले शुरुआती रिपोर्ट को एसआईटी ने अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो अपने इन हफ्तों से एसआईटी टीम ने 60 घंटे से अधिक की मैराथन जांच इस एक हफ्ते में पूरी की है। जांच में करीब 150 लोगों के संदिग्धों के नाम सामने आए। रिपोर्ट पेश होने के बाद इनमें से 2 दर्जन से अधिक लोगों पर फौरी एक्शन भी हो सकता है। इतना ही नहीं, अब आगे राम मंदिर में चढ़ावे में कोई सेंध ना लग पाए, इसके लिए एसआईटी ने व्यवस्था में बड़े सुझाव भी दिए हैं, ये भी सूत्र बता रहे हैं। लेकिन इस बीच अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी चढ़ावे की एसआईटी जांच की मांग की जा रही है। बैंक की ओर से पैसों की गिनती में शामिल टीम को बदला गया है। यानी आज की तारीख में राम और कृष्ण दोनों के मंदिर से जुड़े ट्रस्ट सवालों के घेरे में है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर दिनेश फलहारी बाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से एक चिट्ठी लिखी है। खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी से जांच की मांग की गई है। आरोप इतने गंभीर हैं कि अगर सच निकले तो श्रद्धा भी शर्मिंदा हो जाए। फलहारी बाबा ने आरोप लगाया कि 11 साल से सीसीटीवी बंद करके चढ़ावे में हेरा फेरी हो रही है, दान चोरी होता रहा है, आभूषण गायब होते रहे हैं। पहले आरोप सुनिए, फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से क्या पलटवार किया गया वो भी आपको सुनाऊंगा। इस मंदिर में पिछले लगभग 11 वर्षों से चंदा चोरी हो रहा है। जब वहाँ गुल्लकें खुलती हैं तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। आभूषण, सोना, चांदी, हीरा जवाहर बहुत दान आता है, उस दान की कोई रसीद नहीं दी जाती है। तो यहाँ हजारों करोड़ का गबन हुआ है। ये जमीन खरीदी है और ये प्रबंधन कमेटी के सचिव हैं। क्या नाम है उनका? इनका नाम है कपिल गौतम। अच्छा। इन्होंने ये लगभग 200 करोड़ का फार्म हाउस खरीदा है पौड़ी में। नैनीताल में जमीन खरीदी है, ऋषिकेश में फार्म हाउस लिए गए, दिल्ली के कैंट एरिया में बहुत बड़ा बंगला लिया है। तो मथुरा के फलहारी बाबा ने सीधे सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा पर आरोप लगाए, जिसके जवाब में अब श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चिट्ठी लिखकर चढ़ावे की एसआईटी जांच की मांग कर दी है। इतने ही नहीं, अपने पलटवार में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा फलहारी बाबा की राजनीतिक कुंडली लेकर भी सामने आए और आरोप लगाए कि दिनेश फलहारी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। वो खुद कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं, उनके ऊपर ठगी और चोरी के मुकदमे हैं, चार्जशीट उनके खिलाफ दाखिल है। पहले कपिल जी को सुनते हैं। मेरे विरुद्ध जो दिनेश फलहारी ने आरोप लगाए हैं, जो अकूत संपदा इकट्ठी करने का एक विषय रखा है, और वो अकूत संपदा उन्होंने कहा है कि मैंने जन्मभूमि के चढ़ावे से बनाई है। तो मैंने निवेदन किया है कि मेरी सभी संपदाओं की, आय की, व्यय की, गतिविधियों की, सबकी जांच करा ली जाए। आरोप दिनेश फलहारी और उनका जो ग्रुप है वो कोई निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए लगा रहा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। एक आरोप कर रहा है कि मंदिर में बरसों से चढ़ावा चोरी हो रहा है, तो दूसरी तरफ से दूसरे का दावा किया जा रहा है कि आरोप लगाने वाला खुद आपराधिक प्रवृत्ति का है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राम के बाद अब कृष्ण भगवान के जन्म स्थान में चोरी का शक क्यों उठ रहा है? जो भक्त आस्था के नाम पर लाखों करोड़ों चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? ट्रस्ट में पारदर्शिता क्यों नहीं है? अयोध्या में अब दान पात्रों से नकदी निकालने और ले जाने का वीडियोग्राफी होती है। राम मंदिर में दान के पैसों की गिनती करने वाले लोग बदले गए हैं, यह भी दावा किया गया। बैंक की ओर से पैसों की गिनती में शामिल टीम को बदला जा सकता है, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन औपचारिक तौर पर कुछ भी चीज़ सामने नहीं आई है। ये मैं बात अयोध्या की कर रहा हूँ इस वक्त, ये मथुरा की बात नहीं है। एसआईटी की जांच के बाद जो बड़ा बदलाव की अयोध्या से खबर आ रही है, उसमें है ये बातें। प्रक्रिया में लगाए गए स्वयंसेवकों की ड्यूटी भी बदलने की बात की गई है। निगरानी में अलग अलग लोग लगाए गए हैं। पहले से निर्धारित नियमों का पालन अब सख्ती से किया जाएगा। ड्रेस कोड सिस्टम लागू होगा। यानी ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अब करने की बात की जा रही है। इस अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे की चोरी का मामला और गंभीर हो रहा है। एसआईटी जांच कर रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक शुरुआती जांच के बाद एसआईटी की तरफ से बड़े बड़े सुझाव आए, जैसा कि अभी आपने आपको बताया कि एक प्रोफेशनल ट्रस्ट बनाया जाएगा, एक प्रोफेशनल सीईओ की तैनाती हो, हर हफ्ते ऑडिट हो, सीसीटीवी फुटेज 180 दिन तक स्टोर किया जाए और भी बहुत कुछ। मतलब साफ है, पहले जो सिस्टम था उसमें कुछ दो गड़बड़ थी,
लेकिन गड़बड़ कौन कर रहा था ये सूत्र नहीं बता रहे। मैं फिर से उसको अंडरलाइन कर दूं, सूत्र अपने मतलब की चीज बता रहे हैं, लेकिन जो हम अपने मतलब की चीज पूछें तो कोई जानकारी अतिरिक्त हमको नहीं मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि एसआईटी ने 150 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अब तक 150 से अधिक लोगों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। जांच से जुड़े लोगों के अयोध्या छोड़ने की मनाही की गई है। आगे की जांच उनसे दोबारा की पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों का दावा है कि एसआईटी रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव की बात की गई है। मैं फिर बता दूं, एसआईटी यूपी सरकार ने बनाई है। यूपी सरकार के अधीनस्थ जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, वो एसआईटी की टीम में हैं। अब वो कितने निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे, इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष के लोग। सुझाव दिया गया कि ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए, जवाबदेही के लिए सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाए, किसी अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति करने का सुझाव भी दिया गया है। ये सब सूत्रों के हवाले से है। औपचारिक तौर पर सूत्र नहीं बता रहे कि चोरी किसने की है। का समय पूरा हो गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी, निष्पक्ष कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने को लेकर। और अब बात उस जमीन की जहां से उठने वाला बारूदी धुआं पूरी दुनिया का दम घोट रहा है। सवाल यह कि क्या इजराइल शांति का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू की जिद की वजह से खाड़ी देशों में शांति का सूरज उदय नहीं हो पाएगा? पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक तरफ स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में अमेरिका और ईरान सब कुछ भूलकर टेबल पर बैठ रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यरूशलेम से नेतन्याहू ने हुंकार भर दी है। इस महायुद्ध और कूटनीति के खेल को देखकर बॉलीवुड की उस मशहूर फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या नेतन्याहू हार कर बाजीगर बनने की तैयारी कर रहे हैं? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत के बीच अमेरिका ने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत का दावा किया। अमेरिका का दावा है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐलान किया है कि ईरान अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के इंस्पेक्टर्स की वापसी के लिए राजी हो गया। यानी IAEA के लोग जाकर अमेरिका के लोग जाकर ईरान में अब छानबीन कर सकते हैं कि उसके पास यूरेनियम है कि नहीं है। वेंस ने इसे अमेरिका के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। वेंस का दावा है कि ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने की दिशा में यह पहला और सबसे ठोस कदम है। दुनिया सोचती है कि इजराइल वही करता है जो सुपर पावर अमेरिका चाहता है। दुनिया को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो रिमोट दबाते हैं, नेतन्याहू यरूशलेम में वही बटन दबाते हैं। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस भ्रम को अब पैरों तले कुचलने का फैसला कर लिया है। यरूशलेम के एक समिट में बेंजामिन नेतन्याहू ने सरेआम वो कह दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचाया हुआ है। तो सुना आपने, नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। ट्रंप अपनी जगह है, इजराइल अपनी जगह। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। नेतन्याहू ने सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि लेबनान से लेकर सीरिया तक नया चक्रव्यूह रच दिया है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। नेतन्याहू के तेवर बहुत ही सख्त है। वो अकेले नहीं, उनकी सरकार के मंत्री भी किस कदर इन दिनों आक्रामक हो गए, इसका अंदाजा आप इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्विर, जो कि आप रक्षा मंत्री कह सकते हैं, उनके इस बयान से लगा सकते हैं। ये वो बयान है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई इजराइल को शांति से कोई भी लेना देना है। और इस वक्त बड़ी खबर कतर से आ रही है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ के रास लाफान इंडस्ट्रियल एरिया की बरजान गैस फैसिलिटी में बीती रात हुए एक भीषण धमाके में 54 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जबकि 18 लोग अब भी लापता हैं। ये धमाका उस वक्त हुआ जब यहाँ के स्टाफ युद्ध की वजह से बंद पड़ी गैस सप्लाई को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के बाद कतर ने अपना गैस एक्सपोर्ट फिर से शुरू करने का फैसला लिया था, तभी यह भयानक विस्फोट हुआ। कतर मध्यस्थता भी कर रहा है अमेरिका और ईरान के बीच। ब्लास्ट क्यों और कैसे हुआ, इसकी जांच अब चल रही है। तनाव के बीच भी समंदर का सच क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। एक डेटा के मुताबिक ईरान की धमकियों के बावजूद कतर के 4 LNG टैंकर होर्मुज के रास्ते खाड़ी में दाखिल हुए हैं। अमेरिकी सेटकॉम का दावा है कि अकेले शनिवार को 55 जहाज यहां से गुजरे, जिनमें 1.7 करोड़ बैरल से अधिक तेल था। यानी जंग अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह। इस पूरी नूरा कुश्ती के बीच एक ऐसी खबर आई है जो चौंकाती है। दावा है कि पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता रंग लेकर आ रही है। ईरान की
विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया है कि स्विट्जरलैंड की मीटिंग से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू निकला है। दोनों देश 60 दिन के रोड मैप पर सहमत हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री के मुताबिक जो समझौता हुआ है उसके तहत लेबनान में जंग खत्म करने के लिए एक डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनेगा, लेकिन उसके लिए क्या इजराइल मानेगा? इसी को तो दिक्कत है नेतन्याहू को। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स की पाबंदियां हटेंगी। विदेशों में फंसी ईरान की 57,000 करोड़ की संपत्ति का हिस्सा जारी होगा और ईरान के लिए एक बड़ा पुनर्निर्माण पैकेज भी शुरू किया जाएगा। यानी ईरान को दोबारा अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में प्रतिष्ठा दिलाई जाएगी। स्विट्जरलैंड में कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता से कागजों पर शांति का रोड मैप तो बन गया। ईरान को लगता है कि वो प्रतिबंध हटवाकर इस खेल का बाजीगर बन जाएगा। अमेरिका को लगता है कि वो ईरान को परमाणु हथियार से दूर रखकर बाजी मार लेगा, लेकिन असली पेच यरूशलेम में फंसा हुआ है। बीबी यानी बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि जब तक वो चाहेंगे उनकी सेना लेबनान में रहेगी। वो ईरान को घुटनों पर देखना चाहते हैं। ऐसे में सवाल बिल्कुल साफ है, अगर अमेरिका और ईरान इस समझौते को मान भी लें तो क्या नेतन्याहू इस शांति समझौते को लंबा टिकने देंगे या फिर अपनी जिद के लिए वो इस पूरे शांति पैकेज को बारूद के ढेर से उड़ा देंगे? खाड़ी में शांति की राह में असली रोड़ा कौन है, यह फैसला अब दुनिया को करना है और देखना है बीबी के अगले कदम को। इस वक्त एक और बड़ी खबर ईरान की राजधानी तेहरान से आ रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार अब 4 जुलाई से शुरू होगा। युद्ध के भारी तनाव के कारण इस कार्यक्रम को कई बार टालना पड़ा था, लेकिन अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 8 जुलाई को इराक के पवित्र शहर नजफ और करबला में भी अयतुल्ला खामेनेई को खास श्रद्धांजलि दी जाएगी। शिया समुदाय में खामेनेई के गहरे धार्मिक और सियासी रसूख को देखते हुए इन कार्यक्रमों में जन सैलाब बढ़ने की उम्मीद है। खामेनेई की 28 फरवरी को उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब तेहरान में उनके घर पर अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट एयर स्ट्राइक किया था। हमले का वो युद्ध का पहला दिन था। बड़ी खबर इस वक्त ब्रिटेन से भी आज आई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के लीडर के पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार उनकी लोकप्रियता घटी है। स्टारमर का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब लेबर पार्टी के भीतर उनकी लीडरशिप को लेकर लंबे समय से असंतोष बढ़ रहा था। लेबर पार्टी के 400 सांसदों में से 100 से ज्यादा एमपीज ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस्तीफे का ऐलान करते हुए स्टारमर ने कहा कि लेबर पार्टी मिड जुलाई तक अपना नया नेता चुन लेगी। नए पीएम के दावेदारों की बात करें तो स्टारमर के खिलाफ रहे एंडी बर्नहम ने लेबर पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इनके अलावा एंजेला रेनर, येवेट कूपर और वेस स्ट्रिंग के नाम भी संभावित दावेदारों में गिने जा रहे हैं। स्टारमर पिछले 10 साल में कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ने वाले 5वें प्रधानमंत्री होंगे। 2019 के बाद से ब्रिटेन में किसी भी व्यक्ति ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं, बात करूंगा पब्लिक व्यूज की, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। राम मंदिर पर शांतनु गोस्वामी लिखते हैं, कैसा राम राज्य है ये, जहां राम के नाम पर दिया गया दान ही सुरक्षित नहीं है। जिस मंदिर में 1 रुपए का सिक्का नहीं जा सकता, वहां से सोने चांदी बाहर निकाल लिए गए। पब्लिक व्यू नेतन्याहू के बारे में माधुरी जी का है। नेतन्याहू के लिए ये चेकमेट है, जहां देश का भविष्य और अपनी कुर्सी के बीच फंस गए हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को दांव पर लगाए हुए हैं। इन्हीं पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ आज वक्त हो गया है चक्रव्यूह से आपसे विदा लेने का। तब कल तक के लिए शुभ रात्रि।